PIQ हमने पढ़ा था कि दिस इज अ 3-dimensional टेस्ट and there will be plenty of tests in all sections because the officers who will be conducting services selection board, they will confirm your qualities again and again. Means there should not be any kind of ambiguity that whether you are having this quality or not. Okay. So they will confirm the officer-like qualities whether you are having it or not. Again and again, they will reconfirm, and for that they are having a set of tests. Okay. Before going for those set of tests, let me clarify one thing. PIQ. PIQ is the most important part of SSB. If you have filled your PIQ properly and you know your PIQ properly, you are filling it, that is fine. But what happens if you fake around? What happens if you don't write few things in that? Despite those things we have done in our life, then what will happen? You will not be assessed for those points which you have not written, and they will check you again and again that whatever you have written in your PIQ is correct or fake. So this is the most important part of SSB. ठीक है? इसको हिंदी में बता देता हूँ जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं। PIQ जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर है आपका, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर है। तो आप जो इसमें लिखते हैं ये सारे ऑफिसर्स के पास चला जाता है। ठीक है? अब आपका जो असेसमेंट होगा आपके PIQ से बेस्ड होगा। ठीक है? अगर आप PIQ में लिखते हैं कि योर हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट या योर स्पोर्ट्स इज प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन आपके आंसर्स बताते हैं कि आप तो खेलते ही नहीं हो, ठीक है, या फिर आप तो फुटबॉल का ABC भी नहीं जानते, या फिर आप फुटबॉल के जगह पे क्रिकेट खेल रहे हो, इसका मतलब क्या होगा कि तुमने जो इंफॉर्मेशन अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर में दिया है वो गलत दिया है। ऑलराइट, तो ये एक सिंपल सा रीजन होगा आपको वहां से नॉट रिकमेंड करके वापस भेज देना। तो हम लोग PIQ 2-3 बार भरेंगे, और मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग SSB का सिर्फ कैप्सूल कोर्स नहीं करने वाले, बिकॉज यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। तो मैं जो टास्क देता हूँ उसको करोगे तो व्हाट विल हैपन, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज विल बी इनकल्केटेड विदिन यू, तुम्हारे अंदर वो चीजें पनपेंगी। और इतना धीरे धीरे बात नहीं करना है, हमेशा क्राउड से स्टैंड आउट करना है। वहां पर 10 तरह के लोग रहेंगे टेस्ट में, उनके बीच में आपको कंपीट करना है। इफ यू आर साइलेंट देन यू आर आउट। ऑलराइट, तो मेरी बातें सबको समझ में आ रही है कि सब ऊपर से जा रहा है न्यू कमर्स के लिए? आ रही है बात समझ? When you clear your NDA exam, then you go for services selection board. Services selection board में आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद अगर आप उसको क्लियर कर देते हो तो 5 दिन तक आपका डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक की जाएगी। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप जो भी बोलेंगे सब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें कौन सा स्किल होना चाहिए? सबसे पहला सोशल। हाँ, आप सोशल होने चाहिए। सोशल मीन्स आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे होने चाहिए। सबके साथ मतलब कि सबसे पहले अपने रूट्स की बात करते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ। उसके बाद धीरे धीरे एक्वेंटेंस के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। सेकंड क्या था? कौन था लास्ट क्लास में? सेकंड क्या था? रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्स नहीं, पूरा अच्छा से सीखो। गलत सलत बोलोगी, आधा बोलोगी तो कोई फायदा नहीं। क्या है सेकंड? मैंने कहा था रिसोर्सफुलनेस, मतलब कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूज करना, है ना? क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेज में आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। एज एन ऑफिसर आपके पास लोग तो हैं, बंदूक तो है, लेकिन गोली नहीं है, लेकिन फिर भी दुश्मन से लड़ना है।
कैसे लड़े? आपको रिसोर्सफुल होना बहुत जरूरी है। बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा कि मेरे पापा तो फार्मर थे, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा और मुझे तो मौका नहीं मिला, ठीक है, मुझे तो घर का काम करना पड़ता था, मेरे मम्मी पापा तो आपस में बहुत लड़ते थे। ये सब बहाने हैं। जिसको कुछ करना होगा वो हर सिचुएशन में करके निकलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि प्रॉब्लम्स आर क्या है, अपॉर्चुनिटीज, एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आर बिगर अपॉर्चुनिटीज। जितनी बड़ी समस्या उतना ज़्यादा फन, उतना ज़्यादा मज़ा। क्या किसको किसको क्या क्या समस्या है? किसी कोई समस्या नहीं है? हाँ, कोई मजा नहीं ले रहा मतलब लाइफ का। तो ये था हम लोग का बेसिक चीज। अभी पीआईक्यू सबने भर लिया, कहीं पे कोई दिक्कत आई? सबके पास पीआईक्यू फॉर्म आ गया है? सबने भर लिया? जो नहीं भरे हैं भरिए। किसी को कहीं भी डाउट है पीआईक्यू भरने में, जस्ट लेट मी नो कि सर इसमें क्या भरे, उसमें क्या भरे। तुमने भर लिया ना? तुमने क्या काम किया इस वीकेंड में, मुझे बताओ, सबको बताओ। मैंने टास्क दिया था कि आपको कुछ अलग करना है, जैसे ट्रैफिक में खड़े हो रहे, कहीं गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, हमने क्या किया कि ट्रैफिक पुलिस की मदद की, या गाड़ियों को निकलने के लिए मैंने हेल्प किया, ठीक है। पड़ोस में कहीं पे कुछ गंदगी फैली हुई थी, हमने साफ भी किया और लोगों को उसमें जोड़ा भी, ठीक है। एक आदमी को भी जोड़ दिया तो लीडर लीडर होता है, चाहे एक आदमी का लीडर हो या 100 आदमी का लीडर हो। और ऐसे ही धीरे धीरे लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ती है। हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग इसको जिएंगे। जब हम लोग इसको जिएंगे तो क्या होगा, हमारी अंदर वो क्वालिटीज अपने आप इम्बाइब हो जाएंगी, ठीक है। हाँ चलो बताओ। हाँ ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, बट द इंप्रेसिव लैंग्वेज इज इंग्लिश। हिंदी में अगर आप बोल सकते हैं तो थोड़ी अच्छी हिंदी बोलिए, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका भी उतना ही मार्क्स है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। ऐसा भी आजकल हिंदी का ज़माना ज़्यादा आ गया है। इंग्लिश इज नो मोर अ फैंसी लैंग्वेज, इट्स नॉट अ लग्जरियस लैंग्वेज। अगर आप अच्छी हिंदी बोलते हैं दैट हैज गॉट द इक्वल इम्पैक्ट देन इंग्लिश में, राइट। लेकिन अच्छी हिंदी होनी चाहिए। और बाकी तो स्पीकर हम लोग सीख रहे हैं, कोई गलत यहाँ पे गलती होने पर कोई पनिशमेंट नहीं है ना। बताइए, सबसे पहले जोर से बोलिए, मुझे नहीं बताइए, इंटायर क्लास आई कांटेक्ट करिए। और मैं अपने दोस्त को स्टोरी निकालने का करता हूँ, पार्किंग से उसमें निकल जाते हैं। फिर मेरा दोस्त एनडीए एग्जाम पे 12 अप्रैल को दोनों ने साथ में चलाया, तो उसने साथ एक गए, उसको मोटिवेट किए, थोड़ा लूज हो रहा था तो। और फिर चना फूलने देते हैं रात को, तो एक सुबह को डेली कबूतर लोग को देते हैं खाने के लिए। चलो give a big hand for this guy. बट ये छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती है, आप लोग भी करते होंगे ये सारी चीजें, ठीक है। क्या होता है कि मेरा दोस्त का स्कूटी फंसा हुआ नहीं निकल गई, बट यू रियली गो एंड गिव योर हैंड। ये आपको जब आप WAT एक टेस्ट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एक होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एक होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सेंटेंस बना रहे हो, वहाँ पे ये सारी चीजें काम आएंगी। कैसे काम आएगी, दैट विल सी इन द ड्यू कोर्स, ठीक है। आपका क्या था, सबने भर लिया पीआईक्यू? अरे प्लीज कम। So I will tell about helping my family, my friends and my cousins and blood relation persons. So I have helped them in many ways, as my mother and father both are working. In many nights when they are tired, I and my sister cook food for the family, so that they can relax, because they are getting old now and we are young generation, so we have more energy than them. So I help them in cooking food. Sometimes I may also make tea. Sometimes I wash my own clothes, and in many other ways also. So in this way I help my parents. Also I help my classmates like Shravan in solving questions which teacher is not able to explain him. So I explain him many times that how to do a question or how to think for the problem given to him. And so also yesterday I saw a cow. She was eating
food from the garbage, and I really felt that it's not okay to eat food from the garbage for the cow, because we treat in Hinduism we treat cow as our mother. So I bought dozen of bananas and made her eat that. And also, sir, recently my one friend's brother expired in an accident. So he was really depressed. So I gave him some lessons of Gita that body is temporary, but the Antaratma or the soul is permanent. It can never die, and also it will take a new birth in another body. So in these ways, I help many people, and it was not new for me. I do this regularly. It was not new that you said me to help, so I help. It is a regular task for me. Okay, great. Where will we hand? तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को अपनी लाइफ में करते रहना, ठीक है। और मैं आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पे बुला करके, ये क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप यहाँ पे इतने लोगों के बीच में बोल रहे हैं, जिसने नहीं बोला वो मिस द चांस, ठीक है। जो भी आपको वहाँ वर्ड मिलेगा, जो भी आपको वहाँ पे पिक्चर मिलेगा, वो सारा क्या है, वो अपॉर्चुनिटी है अपने अंदर की क्वालिटीज को दिखाने की। इफ यू आर मिसिंग हियर यू विल मिस देयर आल्सो। यहाँ तो आपका कोई असेसमेंट नहीं हो रहा, सीखना है, नहीं रहते थोड़े फेवरेट बड़ी। सुबह से तुमने क्या क्या देखा? सर आज सुबह में मेरे को बोला पूरे क्लास में सबसे हाई कॉन्टैक्ट करो वहाँ से। सर आज सुबह में जब जगह तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त आशीष को जगह फिजिकल ट्रेनिंग जाने के लिए। उसके बाद फिर जब हम ये हॉस्टल से नीचे उतरे तो एक दादी मेस चलाती है, वो एक कुकर चूल्हे पर चढ़ाई थी जिसे वो उतार नहीं सकती थी। तो फिर उन्होंने मैं मुझको कहा तो मैं उसको उतार दी। चढ़ाई कैसे थी? पता नहीं चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आप लोग ये हिंदी में बोल रहे हो ना, ट्राई एंड राइट इन इंग्लिश, और हिंदी में तो उसको ट्रांसलेट करो, ठीक है। धीरे धीरे उसको मदद करो, आपके पास बहुत सारा टाइम है अभी एसएससी के। तो हर बार आप जो मैं बोलता हूँ करते रहोगे तभी जाकर के आपका लेवल बढ़ेगा। अगर लेवल नहीं बढ़ा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आगे तो उसमें। और क्या कहते ऊपर उतार दिया, उसको फिर चढ़ाना होगा वैसे टाइम। चलो ठीक है, गुड। कितने नए नए सिचुएशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप दूसरे के सिचुएशंस पे भी अपना सेंटेंस बना सकते हैं, बट यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि आप वहाँ पे जो एसेसर है आपके, जो भी असेसमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे पकड़े रहे। क्योंकि उनको थोड़ा सा भी अगर ऐसा लगेगा कि झूठ बोल रहा है तो they will ask you different questions and they will try and find out whether you are speaking right or whether you are faking around the other way, ठीक है। और किसी को कुछ बोलने का मौका चाहिए? यस सीरियस लास्ट में anything that have you done something special, you have helped someone, what is the new social you have done, new social thing which you have done which you think must be shared with the class? तो सबसे पहले कंफर्टेबल हिंदी में सबको बताने के लिए नवंबर 6 को मेरी बहन एक्सीडेंटली जल गई थी। उसका यहाँ से यहाँ तक 22 डिग्री बर्न हो गया था। वो एक क्रिकेट प्लेयर है, डिस्ट्रिक्ट जो रांची को रिप्रेजेंट करती है। शी इज़ 17 ईयर ओल्ड। उसका मोटिवेशन पूरा मोरल डाउन हो गया था। उसको मोटिवेट करते हैं हम रोज दिन कि कर सकती है और आगे। उसका एक सर्जरी यहाँ हो गया, उसका दूसरा यहाँ हैंड का सर्जरी एक बाकी है। उसी के साथ साथ जब वो डिस्चार्ज होकर घर आई, मेरी दादी टेंशन लेके उनका एक्सपायर हो गया। घर का हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं काम करने के लिए। मेरी बड़ी बहन मास्टर्स कंप्लीट कर ली है और वो कॉलेज कर रही है अभी। वो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरती है, ट्राई करती है। उसका मेंस अभी क्लियर होना बाकी है। उसी बीच हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना पूरा दे रहे जोर कि हम भी कुछ करें अभी लाइफ में।
मेरी बहन को और मोराल बूस्ट करे उसका, वो कॉन्फिडेंट रहे, वो आगे बढ़े, उसको कॉन्फिडेंट रखना मेरा काम है, मुझसे बड़ी है। और एज अ मिडिल चाइल्ड घर को सबसे ज़्यादा समझने का एक है कि मिडिल चाइल्ड को सबसे ज़्यादा समझ में आता है सिचुएशन, नेगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी, क्योंकि वो एक शांत बच्चा होता है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम मिडिल चाइल्ड हैं। और मेरी बहन थोड़ी सी मिच्योर है, बड़ी वाली, मेरी बहन छोटी वाली थोड़ी मिच्योर है उससे ज़्यादा। घर को बांध के रखना, उसको हेल्प करना, सारा काम समेटना, और कॉलेज जाना, कॉलेज को भी संभालना, क्लासेस करना, ये सब चीज़ एक साथ संभालना बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी थक जाते हैं, मेरा भी मोरल डाउन हो जाता है। बट उन सभी चीज़ों में जैसे सर बोले कि जब ज़्यादा मुसीबत होता है उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हम यही सोच रहे हैं कि हमको भी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम भी। मेरे सर हैं एनसीसी में, सिद्धार्थ, वो सर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बीच बीच में, जैसा घर का सिचुएशन है। मेरा स्विमिंग उन्हीं की वजह से क्लियर हुआ है। नेवी में जब कैंप हो रहा था, नेशनल कैंप, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट किए हमको। तो एक है कि आप अगर सबसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ वाले पर्सन को भी अपनी आवाज़, बुलंद आवाज़ से अगर अपने शब्द से अगर उसको मोटिवेट करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि आप उस जगह में एक रोने वाले इंसान को एक कॉन्फिडेंट दे रहे हो कि वो आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात होती है। सर ने मुझे वो कॉन्फिडेंट दिया, पानी से जो डर था वो मेरा हट चुका है, तो अभी हम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और वही कॉन्फिडेंट हम अभी अपने लाइफ में भी उतार रहे हैं। आस्किंग इन जनरल किसी को क्या प्रॉब्लम है तो वो नहीं बता पाता, लेकिन वो है कि जो पर्सनल टच तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि मैं हिंदी में ही बात करूँगा या मैं हिंदी में ही अपना इंटरव्यू दूँगा, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि इंग्लिश नहीं चलेगा, तो वहाँ पर आपको हिंदी में ही बात करना है। अगर मुझे अपना सारा इंटरव्यू हिंदी में ही देना है, तो इंटरव्यू को भी मुझे हिंदी में ही बोलना चाहिए। आपको अच्छी हिंदी का आपका अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। उस अभ्यास के लिए आपको लगातार हिंदी में वार्तालाप करिए, हिंदी में सबको संबोधन करिए, हिंदी की कुछ पत्रिकाएं पढ़िए, और जो इंग्लिश में देने वाले हैं, अब आपको एक नया टास्क में दे रहा हूँ। सबके घर के यहाँ न्यूज़पेपर आता है यहाँ पे? यहाँ तो एक आधा ही आता होगा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट स्टार्ट विद टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, ग्रेजुअली मूव टू हिंदू। तो हिंदू की जब आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे तो आपका मज़ा आ जाएगा। उसमें आपको हर पैराग्राफ में 2-4-5 नए वर्ड्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस वर्ड्स को आप लोग धीरे धीरे अपने बोलचाल की भाषा में उसको समन्वय करें, उसको इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा, आपकी अंग्रेजी और अच्छी होती चली जाएगी। तो जो हिंदी वाले हैं, अगर आप एकदम बिल्कुल ये सोच चुके हैं पूरी तरह से 100% तो मुझे हिंदी में ही अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत करना है, तो आप हिंदी में ही अपनी हिंदी में ही बोलने की अपनी तैयारी रखें, ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि मैं अंग्रेजी में कर सकता हूँ, इंग्लिश में कर सकता हूँ, ग्रेजुअली plenty of time, gradually move towards video interview in English, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मैं इंग्लिश में बोलना ज़्यादा आसान है। ऑल द बुक्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश, यू फाइंड everywhere people talking English, and Indian armed forces normally officers prefer English only, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि language is not a barrier, but yes, while giving your interview or while giving your all tests in English, because word association test तो आपको हिंदी में आएगा नहीं, थीमेटिक परसेप्शन आपको हिंदी में लिखने आएगा नहीं, अल्टीमेटली आपको हिंदी में जाने के बाद भी आपको आधा टेस्ट को अंग्रेजी में ही देना है। तो अभी आपके पास समय है, धीरे धीरे स्विच करिए, अंग्रेजी की क्लासेस भी ज्वाइन करिए, स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस वगैरह ज्वाइन करिए, ऑनलाइन पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इस क्लास में भी आपको बहुत मौका मिलेगा। अब जैसे रूपाली एक वर्ड क्या बोल रही थी, कॉन्फिडेंट, है ना। वहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए था? नहीं यार, कॉन्फिडेंस। वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं देते, आई एम कॉन्फिडेंट। बात समझ रहे हो? दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी वर्ड। तो कहाँ पे आपको प्रोवर्ब यूज करना है, कहाँ पे आपको एडजेक्टिव यूज करना है। अगर आप इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करें,
ऐसा नहीं एविडेंट हो जाना चाहिए कि यार बिल्कुल इसको पता ही नहीं है, अंग्रेजी का तो एबीसीडी पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। क्या है दोनों में फर्क? और बताएगा मुझे कॉन्फिडेंस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच और कॉन्फिडेंट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो यार तुम लोग? यस सर। हाँ, यस सर। कौन बोला इतना जोर से? तुम? ये जो कॉन्फिडेंट बोल है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते थे और ये कॉन्फिडेंस जो सेकंड पर्सन के लिए। अच्छा, ऐसा होता है क्या? चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको पता है? बताओ। There are 8 parts of speech: non-pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. और मुंह खोल के बोलने के लिए तुमको बोला है? Yes. समझ में नहीं आता किसी? There are 8 part of speech, 8 parts of speech. अब एक ही वर्ड को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, isn't it? जैसे पढ़े हो ना तुम लोग? जैसे अगर कोई वर्ब है उसको हम लोग नाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, या उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे एक ही शब्द। क्या? What is verb? What is verb? पढ़े हो? वर्ब तो हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या होता है वर्ब को डिफाइन करो? हाँ, गुड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, सिंपल। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आपको थोड़ी पढ़ा पाएंगे, आपको थोड़ी पढ़ना होगा। हाँ, अगर आपको कोई डाउट होता है यू कैन ऑलवेज मैसेज मी। आई हैव गिवन माय नंबर टू ऑल ऑफ यू। मुझे मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, नाउ इज इंटरनेट में सब कुछ मिलता है ना। हम लोग सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकते, ज्ञान तो सब जगह आजकल अवेलेबल है ना। हम लोग आपको प्रैक्टिस करें, चलो बाकी हर चीज़ का आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पता होगी तभी आप सही शब्द का सही जगह इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, हम लोग कहाँ थे? PIQ भर रहे थे ना। तो एक बंदा जिसको PIQ भरने में दिक्कत आई, हाँ सबने भरा? नो सर, नो सर, नो बोला ये ना क्यों? हाँ ठीक है, हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। नेम में तो अपना नाम लिख देना, फादर्स नेम में अपना नाम लिखो, और आई प्रेफर कि आप उसमें अपने फादर नेम में श्री लगा करके लिखें। अपने फादर नहीं है तो लेट लगा करके लिखें। ठीक है, ये फर्स्ट इम्पैक्ट होगा जो कि अब ये बता रहे हो, यस आई रेस्पेक्ट माय डैड, है ना। अब कहाँ के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप लिखेंगे 4th कॉलम में ना। और प्रेजेंट आपका रेसिडेंस कहाँ पे है, तो रांची। आप लोग का जहाँ पे होगा वहाँ लिखेंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, जो गुमला के हैं गुमला लिखेंगे, जो गिरिडीह के हैं गिरिडीह लिखेंगे। और वंशाली जी आप कहाँ के हैं? आके आके मत लिखना, रांची ही लिखना, रांची ही लिख देना है। रांची आके से आगे इज डिफरेंट सिटी। ठीक है, अच्छा निम्न यहाँ से आपका शुरू होता है। क्या है? स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट रांची, रिलीजन हिंदू। आप क्या लिखेंगे? मुस्लिम। और यहाँ क्रिश्चियन तो है। सरना इज नॉट a code. You have to write either Hindu or you have to write either Christian. Sarna is nothing different. It's a Hindu only. या तो आप हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन है, पारसी सब होता है। हम लोग इसके ऊपर में एक आधा बार डिस्कस करेंगे। सरना हिंदू ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, जो डिबेट होता है वहाँ सरना नहीं लिखना, वहाँ हिंदू ही लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है 6th, क्या माता पिता जीवित हैं? इफ नॉट अलाइव योर एज एट द टाइम ऑफ मदर्स एंड फादर्स डेथ। देखिए एक ऐसा कॉलम है, इस कॉलम का क्या औचित्य है? 6 नंबर कॉलम पढ़े आप लोग कि अगर माता पिता जीवित नहीं है तो आपका क्या एज था उस टाइम, इसे क्या लेना देना है? इससे बहुत कुछ लेना है।
ये इंटरव्यू इसलिए बोलते हैं दिस इज द माप ऑफ ऑल द इंटरव्यू। ये इंटरव्यू बहुत खतरनाक है। आपकी एक छोटी सी गलती, यू आर नॉट रिकग्नाइज्ड। छोटा सा स्मार्टनेस, यू आर लिटिल क्लोजर टू गेट रिकग्नाइज्ड। मैं अपने आप को मानता हूँ कि आई डोंट पोजेस एनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, बट यस आई फेक अराउंड इन ऑल द टेस्ट्स, दैट इज माय क्वालिटी। आप अपने अंदर इम्बाइब भी कर सकते हैं और नहीं है तो स्मार्टली फेक भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर उतना स्मार्टनेस होना चाहिए, जो कि बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम ले जाएंगे। यहाँ पर जिसका इसका जैसा प्रॉब्लम है, जैसे किसी के अगर फादर अलाइव नहीं है तो वहाँ पर लिखना है कि इज नॉट अलाइव, क्या माता पिता जीवित है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यस या फिर नो। तो नो में फिर आगे बढ़ जाएंगे, उसमें लिख देना है कि मदर नॉट अलाइव या फादर नॉट अलाइव। और अगर सीधा आपने नो कर दिया तो ये मान के चलेंगे कि माता पिता कोई भी अलाइव नहीं। ठीक है, उसका सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे कि अगर मदर का डेथ हुआ तो आप अपना एज लिख देंगे, मदर्स डेथ और 15 years एट दैट टाइम या 10 years एट दैट टाइम, इस तरह से इसमें करेंगे। और अगर फादर का है तो फादर का भी वैसे ही लिख करके फिर अपना एज वहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल हम लोग भर रहे हैं, दिस इज नॉट सिंपल, दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेट यू नो व्हाइल डूइंग आवर टेस्ट। ठीक है, फादर का एजुकेशन क्या है वो लिखेंगे। क्या लिखा है, जिसका फादर फार्मर है उनका क्या एजुकेशन है, इसका फादर फार्मर है, हाँ क्या एजुकेशन है पापा का, इंटरमीडिएट। ठीक है, और आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, गुड। और ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन आप लिख सकते हो, जो भी फार्मर है या शॉपकीपर है या बिजनेसमैन है, आप उसमें स्पेसिफिक भी हो सकते हो। जो शॉपकीपर है तो शॉपकीपर लिख सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो बिजनेसमैन। ठीक है, उसी तरह मदर का लिखना है और मंथली इनकम जो है वो लिखना है। एनम पर एनम नहीं लिखना, मंथली इनकम क्या है वो लिखना है। तो अभी आप योर फादर आफ्टर रिटायरमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। Yes, sir. So he's into politics, and right now. अच्छा, he's into politics. हाँ, you told me last time. So guardians, ठीक है, अगर कोई बाहर रह रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग जुमला से यहाँ आए हुए हैं, तो आपके यहाँ पे कोई गार्जियन है तो उनका नाम लिख सकते हो। मेरे अंकल हैं, मेरे क्या है मौसा है या मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और जिसमें नॉट एप्लीकेबल है वहाँ पे NA लिख देना, है ना। NA में बहुत सारी जगह आपको लिखना पड़ेगा, NA इज नॉट एप्लीकेबल। जो लोग बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं वहाँ पे अगर कोई आपके गार्जियन है तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। वो गार्जियन कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद भाई बहन में इसमें 3 तरह के कॉलम दिए हुए हैं, एल्डर ब्रदर, सिस्टर, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। तो आपके जो भी है यहाँ पे मेंशन कर देना, वो किस क्लास में है या क्या कर चुके हैं, वो सारा चीज़ पर मेंशन करेंगे। स्टूडेंट है, कोई वर्किंग है, वो चीज़ें यहाँ लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता, जैसे यहाँ पे लिखा है 10+2, 10th क्यों नहीं लिखा? हाँ, तो मैट्रिक क्यों नहीं करा? 10th नहीं किया तुमने? Sir, डायरेक्ट 12th? क्या 10th भी नहीं भरा? sir, 12th वाला problem हो गया sir. ठीक है, तो 12th वाले कॉलम में नहीं भरना है, आप लोग 10th वाला 10th कॉलम में नहीं भरना है। ठीक है, हाँ। इसमें नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कहाँ से किए, स्कूल का नाम है ना, संस्थान का पूरा नाम, यूनिवर्सिटी कहाँ से किया हुआ, ये बोर्ड हो गया, झारखंड में काउंसिल कौन से साल में किया, परसेंटेज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखना है, अपने हिंदी में था या इंग्लिश में था। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन धारा वाला नहीं, जिसमें हम भरी थे इंग्लिश हिंदी जिसमें भी होता था। और
वेदर वी आर बॉर्डर और डे स्कॉलर। बॉर्डर और डे स्कॉलर क्या होता है? मतलब कि आप वहाँ हॉस्टल में रह रहे थे या आप घर से आते जाते। जिसका नहीं भरा होगा कोई जरूरी नहीं है कि आप नहीं भरिए, भर लीजिएगा प्रॉपर टाइप। थोड़ा बहुत मैं गाइड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गाइड नहीं कर रहा हूँ, बी नेचुरल। ठीक है, यू आर फिनिश विद ग्रेजुएशन राइट? तो आप उसमें भी अपना जहाँ तक योग सेकेंड ईयर। उसके बाद आपकी आयु, तो कितना साल है और कितना दिन है। आपकी हाइट्स मीटर 162 सेंटीमीटर मीटर। क्या बोले कि मैं फेल कैसे हो सकती? ठीक है, हाइट्स को अपना सेंटीमीटर में लिख सकते हो, फीट और इंच में भी लिख सकते हो। आई प्रेफर राइटिंग इन सेंटीमीटर, दैट इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, जिसको नहीं पता है अपना नाप करके पता कर लीजिए, है ना। यहाँ पे तो होगा ना नापने वाला मशीन। चेक इट आउट एंड राइट इट सेंटीमीटर्स। आई प्रेफर इन सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में लिखो। ये तरह तरह के फॉर्म आते हैं, मिलता जुलता है फॉर्म देख अपना वेट लिख दिया। अच्छा, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम लिखेंगे। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में क्या लिखोगे? स्टूडेंट, नॉट एप्लीकेबल होती है, स्टूडेंट लिखो। और कोई कहीं पर ट्यूशन पढ़ाते हो, कुछ करते हो एक्स्ट्रा, कहीं से 1000-2000 निकालते हो, ठीक है। पॉकेट खर्च नहीं लिखते। जैसे अगर मुझे लिखना होता तो मैं एक्चुअली 10th के बाद से मैं लोगों को पढ़ाता था। मैं लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट एंड ट्यूटर, एंड बीइंग अ ट्यूटर मेरी जो इनकम, मैं अगर 2-3 ट्यूशन लेता हूँ, मुझे 2-3 हज़ार मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। And it is always a positive thing. If you are doing and earning something, working at some place and you are studying also, that is always a positive thing. ठीक है। अच्छा, एनसीसी में जो थे अपना लिख देंगे इसमें। और यहाँ पर कोई प्रशिक्षण का कितने साल आपने किया वो सारा चीज़ें लिखेंगे ना, कौन सा विंग का जैसे कौन सा हल होगा? क्या होता है? आर्मी, नेवल और एयरफोर्स एनसीसी होता है। नेवी वाले को तो नेवी एनसीसी, नेवल एनसीसी, नेवल एनसीसी होता है। ठीक है, जो भी होता है आर्मी, है ना। और कौन सा डिवीजन था, कौन सा सर्टिफिकेट मिला। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए गेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी गेम खेलते हैं आप यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे। और स्कूल लेवल में आपने जो भी पार्टिसिपेट किया, मान लीजिए आपने 10th में पार्टिसिपेट किया, 8th में पार्टिसिपेट किया। 8th में जैसे मैं फ्रॉम नवोदय विद्यालय, तो हमारे यहाँ इंटर स्कूल मीट्स होते थे, दैट यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड ओनली। इफ यू आर कैपेबल एनफ टू टेक पार्ट इन एनी ऑफ द स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटी फ्रॉम 6th ऑनवर्ड। आपने 7th में, 8th में, 9th में, 10th में कहीं भी पार्टिसिपेट किया और कुछ नहीं भी मिला है, इफ यू पार्टिसिपेटेड, तो आप वो लिख सकते हैं। और अगर कुछ मिला है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, रनर्स अप भी रहे, कोई बात नहीं है। ठीक है, आपका 3rd पोजीशन ही रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने पार्टिसिपेट किए हैं, कंसोलिडेशन प्राइज मिला है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्या चीज़ में पार्टिसिपेट किया? ठीक है, मैंने रनिंग में पार्टिसिपेट किया, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। कौन सा गेम खेलती हो? गेम खेलती हो? कौन सा? हाँ, फुटबॉल। तो कहाँ स्कूल लेवल पे खेला है? कौन से स्कूल में? हाँ, अपग्रेडेड हाई स्कूल। तो कभी इंटर स्कूल मीट वगैरह में पार्टिसिपेट किया? हाँ, किया है, उसको लिखना है वहाँ। कौन सा पोजीशन से खेलते? सुनेंगे ये? और क्या करो? आप जो कुछ भी करते हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सिंपल एंड स्ट्रेट। क्रिकेट खेलते हो, आपसे पूछ दिया क्या करते हो, बैटिंग करते हैं,
बैटिंग में कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए, बॉलिंग करते हैं रिटर्न एक्टिव बॉलिंग में पोजीशन पता होना चाहिए ना, पोजीशन को तो समझ लियो ना, क्या है सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं, लेफ्ट आउट खेलते हैं, राइट आउट खेलते हैं, बैकिंग है, व्हाटएवर इज देयर, यू शुड नो अबाउट दैट, दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, आंसर शुड कम इमीडिएटली, ठीक है। अगर आंसर इमीडिएटली आता है तो सामने वाला जो असिस्टेंट ऑफिसर उसको लगता है कि व्हाटएवर यू आर टेलिंग इज राइट। अगर आप उसको हिचकिचा करके बोलते हो तो वहीं पर वो फिर और आपसे अंदर घुस करके पूछना शुरू कर देगा, उसको लगेगा क्या शी इज फेकिंग अराउंड या शी इज लैकिंग कॉन्फिडेंस, व्हाटएवर। यही हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। आपको जो भी है, जैसे इन्होंने लिखा है बेसबॉल 10th स्टैंडर्ड स्कूल CBSE क्लस्टर्स डिस्ट्रिक्ट, तो सर वो बास्केटबॉल बास्केटबॉल ठीक है, चलो बास्केटबॉल। अच्छा हॉबीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हॉबीज में तुमने क्या लिखा, क्या लिखा तुमने हॉबीज में, वहाँ देख के बताओ ना। Playing cricket, listening music and rap. Playing cricket is not a hobby. You write that in sports. ठीक है, listening music और So traveling, हाँ traveling. ट्रैवलिंग। और किसने क्या लिखा, क्या लिखा तुमने? तो इतना पीछे क्यों चल रहा है? मैं ज़्यादा फास्ट हूँ क्या? यार इतना तो धीरे चलो। जिसको लगता है कि मैं फास्ट हूँ वो आस्क मी अगेन, साथ साथ में भरते जाओ, ठीक है। फिर मान में जाओगे तो फिर ऐसे प्लेइंग क्रिकेट लिख दिया उसने हॉबी में, प्लेइंग क्रिकेट हॉबी है क्या? ऐसे स्पोर्ट्स ना, स्पोर्ट्स में लिखो उसमें। क्या क्या हो सकता है हॉबीज? सर ड्राइंग, रीडिंग बुक्स, ड्राइंग, रीडिंग बुक्स, हाँ सारी क्या हॉबी है? हॉबी में तो समझते हो क्या होता है? डिफाइन हॉबी ताकि सबको समझ में, हिंदी में ही बताओ भाई। क्या नाम है आपका? शुक्ला। नाम मैं भूल जाता हूँ, कई क्लासेस लगेंगे। क्या है हॉबी बताओ, हॉबी का हिंदी क्या होता है? रुचि या क्या रुचि क्या होता है? रुचि, शौक, कैसे डिफाइन करोगे? क्लास में बताओ। रुचि किसको कहते हैं, हॉबी किसको कहते हैं, हिंदी में बताओ। तुम्हारा क्या हॉबी है पहले तो? Reading books and world geopolitics. और World geopolitics, interest in world. वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। चलो ठीक है, फंस गया वो, काटिए। फंस गया तो तुमसे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पूछा जाएगा। बी रेडी फॉर इट। गुड, रेडी है तो गुड। हॉबीज क्या होता है? एनीथिंग which is done in your leisure time, which is done in your spare time, not only for the purpose of entertainment but to relax your body, mind and soul. ठीक है, that is what is called interest, that is what is called hobby, जिसको करने में आपको बहुत मजा आता है। एंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन वो हमारी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। बहुत सारे लोगों देखो, जैसे म्यूजिक जिसको प्ले करना है, जिसको प्ले करना आता है, पढ़ाई करते करते बोर हो गया तो उसका पास टाइम क्या होगा? जाकर उसको अगर बजाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो वैसी चीजें उसमें लिखनी है। जैसे किसी ने बोला लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है, उसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो सब जैसे न्यूज देख लिया थोड़ा लगा, चलो मैं रिचार्ज हो गया, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स वगैरह सुन ली तो चलो और हेडेक हो गया। मैं न्यूज देखता नहीं हूँ, जब देखता हूँ तो लगता है यार कल ही तो नहीं मर जाऊंगा मैं, कल ही तो मिसाइल नहीं गिर जाएगा मेरे, ठीक है। तो जिसको जैसा इंटरेस्ट है, जैसे किसी को गार्डनिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, ऑल्दो जैसे बकवास है, गार्डनिंग इज वेरी टफ वर्क, किसी को इंटरेस्ट है तो झूठ बोल रहा है, मजबूरी में लोग गार्डनिंग करते हैं, चलो यार फूल पत्ती किसको हाथ गंदा करना पसंद है। हाँ, उससे जो रिजल्ट आता है वो आपको खुशी देता है।
गार्डनिंग करने के बाद आप उसमें नए फूल देखोगे और नया उसमें फल आएगा तो बड़ी खुशी होती है, वो जबरदस्त खुशी होती है। ठीक है, तो ये जो हॉबी वाला पार्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आप करते हो फिलहाल आज फिलहाल की एक ही के लिए आप वही लिखो, बट आफ्टर इंटरव्यू, आफ्टर व्हेन आई कंडक्ट इंटरव्यू, सोल इंटरव्यू, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, हॉबीज भी वैसे एक लाइन में बता देता हूँ, ऐसा लिखना चाहिए जो मीनिंगफुल हो, जिसका कुछ पर्पस हो। ठीक है, जैसे कोई बोलता है सर्फिंग वेब इज माय हॉबी, हो सकता है तुम्हारा हॉबी, लेकिन दैट इज यूजलेस, दैट इज नॉट गोइंग टू फेच यू एनी मार्क्स। समझ रही है? जैसे मैं अपना हॉबी लिख दिया लिसनिंग म्यूजिक, उससे समाज को मैं क्या कंट्रीब्यूट कर, कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर। ठीक है, लेकिन मैंने लिखा सोशल वर्क, या मैंने लिखा गार्डनिंग, या राइटिंग जर्नल्स, रीडिंग बुक्स, ये पॉजिटिव हॉबीज। ड्राइंग भी एक पॉजिटिव हॉबी। ऐसा हॉबी लिखने का जो नहीं करते हो तो करना शुरू करो। इतनी सारी हॉबी बताएंगे मैंने, जैसे लिख लो पॉजिटिव हॉबीज में क्या क्या हो सकता है। जैसे रीडिंग बुक्स तो वेरी गुड हॉबी, बट अगेन रीडिंग बुक्स से आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, you should be able to give your answer very smartly. Drawing is a very good hobby. Playing any music instrument is very good hobby. Singing is a good hobby. ठीक है, doing some kind of social work is a very good hobby. ठीक है, walking in the evening या cooking is one of the greatest hobby I would say. इस तरह की जो चीजें जैसे surfing web, listening music, from my point of view these are just wasted of time. ठीक है, कोई बोलता है मेरा हॉबी है वॉचिंग वेब सीरीज, इसका मतलब यू आर टोटल टाइम वेस्टर, क्योंकि तुमको समय मिलता है उसका बर्बाद करते रहते हो। या गेमिंग ऑन मोबाइल, ये सब नेगेटिव हॉबीज है। राइट इट वाइजली, और वो लिखो जो तुम करते हो या फिर तुम थोड़ा बहुत भी करते हो, तो उसको फिर बढ़ाओ। ठीक है, समझ में आ गया? पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज, क्या होता है ECA बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब कि पढ़ाई के अलावा भी आप लोग क्या क्या करते हो। क्या होता है ECA, कौन बताएगा? तो ECA क्या होता है? तो एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटी किसको कहते हैं? ठीक है, apart from your studies, there are a lot of things happening in private schools and nowadays in government school also. In my school, it used to happen like culture program. तो culture program में बहुत सारी चीजें होगी, डांसिंग, म्यूजिक, डिबेट, ड्रामेटिक्स, स्किट्स, बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें आपकी क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जैसे इन्होंने लिखा है डिबेट, गुड थिंग, आप लोग भी लिख सकते हो, जो भी जो करते हो। कोई अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है वो लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, डिबेट लिख सकते हो, क्विजिंग लिख सकते हो, कोई अगर क्विजिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करता है ना। राइटिंग एसे वगैरह हो सकता है, राइटिंग जर्नल्स हो सकता है, राइटिंग ब्लॉग्स भी हो सकता है। ठीक है, ये सब पॉजिटिव चीजें है ना। समझ में आ गया क्या लिखना है इसमें? और किसी को और को छोड़ना नहीं है, जो आप थोड़ा बहुत एक बार भी किए हो उसको लिख दो। ड्रामेटिक्स मतलब कि किसी भी हिंदी प्ले वगैरह में या इंग्लिश प्ले वगैरह में एवर इन पार्टिसिपेटेड, वो आप लिख सकते हो। गली मोहल्ले में भी अगर कोई रामलीला में बंदर बने थे तो भी लिख देना। ठीक है, उतना तो बन ही सकते हैं यार, उतना सफल नहीं होगा बिना डायलॉग्स के। क्या और बाकी नहीं है तो पार्टिसिपेट करो। अभी आजकल शॉर्ट फिल्म वगैरह लोग बनाते रहते हैं, क्या रील्स वगैरह बनाते रहते हैं। ठीक है, रील्स विल्स मत लिख देना इसमें, शॉर्ट फिल्म वगैरह लिख सकते हैं। पोजीशन एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफिसर्स इन एनसीसी, स्काउटिंग, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ग्रुप एंड देयर फिल्ड्स, मतलब कि आपने क्या पोजीशन होल्ड किया है
सपोज यू हैव प्लेड बेसबॉल, तो बेसबॉल में क्या कैप्टन वैप्टन रहे हैं, वाइस कैप्टन रहे हैं, ये सब चीजें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, साइंस एग्जीबिशन में आपने पार्टिसिपेट किया है एंड यू वर द सीनियर मोस्ट इन योर स्कूल। 10th क्लास में मैं साइंस एग्जीबिशन में गया था और पूरे साइंस एग्जीबिशन का पार्टिसिपेंट्स का जिम्मा मेरे ऊपर था। तो अगर आपने ऐसा किया है तो जरूर लिखिए उसमें, क्योंकि इससे फिर क्रॉस क्वेश्चन होंगे, दे विल कंफर्म इट। और ये अगर आपने किया होगा तो आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इम्बाइब हुई होंगी, इनकलकेट हुई हुई, तो भले ही छोटी अवस्था में हो लेकिन होंगी जरूर। ठीक है अंसारी जी, आ रहा समझ में? स्पोर्ट्स में आप ये लिख सकते हो, कुछ भी डिबेट वगैरह में लिख सकते हो, या लेट माय स्कूल डिबेट कंपटीशन। ठीक है, दिस वाज अ टॉपिक एंड सिंस आई वाज द सीनियर मोस्ट I was supposed to take care of everything from taking my all the team from my school to that school. तो भी ऐसा आ रहा समझ में ना? क्या? Permanent commission. NDA and CDS are permanent commission. दो तरह के कमीशन होते हैं ना, क्या क्या होता है? कमीशन कितने टाइप के? So it's army services. So there are 3 types of commission. So army, navy, and air force. There are 2 types of commissions, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एक परमानेंट कमीशन है। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो टेम्पररी टाइप का होता है। ठीक है, 10-11 साल का होता है या 7 साल का होता है, which is extendable up to 11 years। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन 7 इयर्स का होता है, मैक्सिमम उसको एक्सटेंशन कितना मिलता है? 11 साल। लेकिन विदाउट पेंशन दे हैव टू रिटायर। और एनडीए सीडीएस क्या है? ये परमानेंट कमीशन। ठीक है, यहाँ पे लिखना है नेचर ऑफ कमीशन, परमानेंट कमीशन, बिकॉज आई डोंट थिंक यू वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए नंबर ऑफ उसका नेक्स्ट क्या है? चॉइस ऑफ सर्विस। चॉइस ऑफ सर्विस आपको जो पसंद है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या एनए भी होता है ना, तो देख लेना वो तुम्हारा जो भी तुम फॉर्म भरोगे ना उसमें रहेगा। देयर आर 3 choices in NDA, Navy, Army and Air Force and NA क्या होता है? नेवल अकेडमी। पहले ये कहाँ पे था? गोवा में था, जहाँ से मैं पढ़ा। ठीक है, अब ये कहाँ चला गया? ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, अब ये शिफ्ट हो गया। तो आपका जो भी चॉइस होगा उसमें बढ़ सकता है। आपको आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, या नेवल अकेडमी में जाना है। नेवल अकेडमी के लिए एक कंस्ट्रेंट है कि आइदर इट कैन बी फर्स्ट चॉइस और लास्ट चॉइस। वो देख लेना, मेरे टाइम पे ऐसा ही कुछ। नेवल अकेडमी को आप सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस नहीं दे सकते, या तो फर्स्ट चॉइस होगा या फिर लास्ट चॉइस होगा। देख लेना आप लोग, मेरे टाइम पे ऐसा होगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग क्या है कि नेवल अकेडमी अलग क्यों? ठीक है, नेवी का ही तो कमीशन है वो। कोई दिमाग में नहीं आएगी सर नेवल अकेडमी अलग क्यों? नेवी में तो हाँ आया तो दिमाग में। हाँ क्या आंसर क्या मिला? तुम पता नहीं क्या एक्चुअली में क्या है कि नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, सभी में देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, तो आर्मी में तो ओटीए वगैरह है और भी बहुत सारे उसमें कमीशन होता है। नेवी में ऐसा कुछ नहीं। नेवी का अपना मीन्स नेवी के जो भी उनको फंड अलॉटमेंट होता है, उस फंड के थ्रू वो लोग एक अकेडमी चलाते हैं, जिससे कि वो अपना शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स की थोड़ी कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का एक जगह होता है, वो कहाँ होता है? एनडीए खड़गवास में। लेकिन अगर आप एनए चूज कर लेते हो तो डे 1 से आपको डिसाइड हो जाता है कि आप नेवी में ही जा रहे हैं, वहाँ सिर्फ नेवल कैडेट्स ही होंगे। तो वो अपने ऑफिसर्स को खुद ही ट्रेनिंग करते हैं और शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर को बहुत हद तक पूरा करते हैं, इसलिए वो नेवल अकेडमी एक अलग चॉइस है। ठीक है,
इसका नेक्स्ट कॉलम क्या है? नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर एडमिशन इन ऑल थ्री सर्विसेज। आपने कितने चांसेस अवेल किए, कितनी बार आप आईपीएल किए हो, कितनी बार क्या किए हो। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस इंटरव्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले एसएसबी को फेस किए हो किसी भी फॉर्म, चाहे वो एनसीसी के तौर पे, चाहे ओटीए वाला हो, चाहे सीडीएस हो, यहाँ पे मेंशन करें सीरियल नंबर, कौन सा एंट्री था, एसएसबी एंड प्लेस। जैसे मैंने आपको बताया था कौन सा एसएसबी था, 17 एसएसबी बैंगलोर। वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 12 एसएसबी भोपाल, 44 एसएसबी भोपाल। इस तरह से उसमें आपको एक नंबर मिलता है। अगर आप फेस किए हो तो वो सारा चीज़ यहाँ पे। किसी ने एसएसबी फेस किया है क्या आपने? नहीं किया, तो ये सबके लिए नॉट एप्लीकेबल है ना। तो ऐसा भरना है पीआईक्यू। मैं नेक्स्ट क्लास में पीआईक्यू आप लोगों को भरा हुआ मान के चलूँगा। किसी को कोई सवाल है तो अभी पूछ लीजिए। मैं मान के चलूँगा कि पीआईक्यू हैज बीन फिल्ड। ठीक है, पीआईक्यू भरा गया। अभी आप लोगों का टास्क वही रहेगा, जो लोग नहीं करके आए हैं उसको काइंडली पूरा करिए। आप सोशल सराउंडिंग्स में आप लोगों को कुछ काम करना है ना। टाइम निकाल करके स्पेशली कि नहीं आज मैं छुट्टी है मेरी, आज मेरे पास समय, आज सुबह स्कूल में जाता हूँ, कुछ बढ़िया काम करके आता हूँ। सोशल काम, कहीं पे सफाई कर दिया, कहीं पे कोई बुजुर्ग लोग हैं उनका कुछ मदद कर दिया, ठीक है, कहीं पे ट्रैफिक में हेल्प कर दिया, कुछ भी, कहीं पे पानी भर के खड़ा कर दिया और लोगों को पिला दिया गर्मी का मौसम में, है ना। मेरे घर में मम्मी पापा को हेल्प के अलावा हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग्स के लिए हम लोगों को कुछ करना है ना, जिसमें आपके अंदर की कुछ क्वालिटीज डेवलप हो, जिसमें कि आपको लोग मना भी करें और आप उनको समझाएं कि नहीं ये जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना, नहीं अरे मेरे सर ने बोला हमको करना ही है, तो कुछ नहीं। बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए अपनी लीडरशिप क्वालिटीज, अपने अंदर की ऑफिसर लाइफ क्वालिटीज को जगाने की कोशिश करना है और उस एक्सपीरियंस को बाकायदा जिनको हिंदी में बोलना है वो हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे स्टेज पे आप आकर के इंग्लिश में ही बोलेंगे, जो याद करके आएंगे ठीक है, अदरवाइज आप देख करके ही पढ़िए, कोई बात नहीं। हमारे लिए टास्क है कि फुटबॉल में क्या क्या पोजीशंस होता है, फुटबॉल में सारे डिटेल्स पता करो, कितने प्लेयर्स होते हैं उसमें, कौन कौन सा क्लब खेलता है इसमें, ठीक है। वुमेन फुटबॉल का और मेन फुटबॉल में क्या डिफरेंस है, क्या उनका ग्राउंड का सेम साइज होता है, ये सारा चीज़ पता करो। अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है, इंडिया में सबसे अच्छा क्लब कौन सा है, झारखंड में टोटल कितनी टीम से, कुछ भी पूछना है, यू शुड कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन और फुटबॉल, ठीक है। पता करो तुम्हारा कौन सा पोजीशन है ना। और भी जो लोग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं अपना उसके बारे में सारी चीज पता करिए, एवरीथिंग। क्या हो बच्चे पूछो बाबू, क्या हो मेरे से बात करो, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। मॉडरेट डेन फुटबॉल एसोसिएशन, तुम फुटबॉलर हो, क्या वेट होता है फुटबॉल का? 800 ग्राम्स। तुम कौन सा पोजीशन पे खेलते हो? हर चीज पता होनी चाहिए। हम लोग आप लोगों को होमवर्क दे दिया, लेकिन बिफोर यू मूव हम लोग आज एक टेस्ट शुरू करते हैं। क्या ये सिंपल टेस्ट हम लोग करेंगे। किससे शुरू करें? कौन सा टेस्ट शुरू करें? नवा बोल सकते
कौन सा टेस्ट से शुरू करें? साइकोलॉजी से कौन सा टेस्ट किया है? WAT से ही शुरू करते हैं क्या? तो पहले आगे के चारों लोग आप लोग वहाँ पे ले लीजिए। लिखना नहीं है, हम लोग सुनेंगे। एक वर्ड लिखने के लिए कितना सेकेंड्स मिलता है? So 60. हाँ, 50 सेकेंड्स। कितने वर्ड्स होते हैं? 60 वर्ड्स है ना? 60 वर्ड्स होता है और कितना सेकंड्स का कितना मिनट होता है? 15 मिनट होता है। एक एक वर्ड की सेकंड्स मिलता है, सेंटेंस फॉर्मेशन करना पड़ता है। You get 15 seconds per word, ठीक है? 15 मिनट का टेस्ट होगा, आपको 60 वर्ड्स मिलेंगे। 15 सेकंड में आपको सोच के लिख देना, लेकिन 15 सेकंड मैंने सोचा उसके बाद लिखा। तो ये जो चार लोग हैं, तुम लोग चारों लोग इनको एक एक वर्ड दोगे। तुम और नहीं, हाँ, रूपाली सर। रूपाली, तुम रूपाली को दोगी, तुम संजना को दोगी, तुम निकुंज को दोगे, तुम 15 सेकंड आपको मिलेगा। 15 सेकंड में आपको इंस्टेंट रिप्लाई देगा, ठीक है? चलो स्टार्ट। एक वर्ड दो उसको। अरे तुमको नहीं खाया, वो देगी ना। एक अंग्रेजी का शब्द दो उसको, उसको सेंटेंस बना देगी। कोई भी शब्द बोलो, क्या जोर से बोलो ना, क्या है सर, माना क्या? डिसिप्लिन। Discipline is necessary in life. डिसिप्लिन इज Necessary in life. क्या? Applicated. एप्लीकेटिंग, Applicated. एप्लीकेशन, Applicated. Applicated. एप्लीकेटेड, क्या मतलब होता है इसका? तो मतलब कभी स्कूल में ऐसे लिखा रहता है एप्लीकेटेड टू CBSE और ICSE बोर्ड्स। एप्लीकेट हो बोल रही है, ठीक है? कोई बात नहीं, हंसने की कोई बात नहीं। और कोई हंसता है तो उसको याद रखो, नेक्स्ट टाइम से सही हो। एफिलिएशन होता है। इस टाइप के वर्ड नॉर्मली नहीं आते, लेकिन चलो इसमें दे दिया एफिलिएशन। एफिलिएशन समझ रही हो ना? एफिलिएशन का मतलब समझते हो? हाँ बताओ दीपाली। Application from Jaipur. हिंदी में My school is affiliated from CBSE board. क्या है इसका मतलब? चलो मेटिकुलस, जोर से बोलना, अपनी आदत डालो कि थोड़ा जोर से बात कर रहे हैं। गोइंग टू अपीयर इन कमीशन ऑफिसर एग्जाम, वहाँ पे 100 आदमी को, 1000 आदमी को, पूरी बटालियन को लीड करना होगा। धीरे से बोलेगा, आपके क्लास में यहाँ 10% कर रहा हूँ। हाँ, When I was learning Python, then it was a very meticulous subject for me. मैं बोला, When I was learning Python, it was a अच्छा, very, पाइथन बोल रहे हैं। it was a very, इसको दो सब वर्ड मीनिंग नहीं है, वर्ड क्या बोलो? फ्रीडम। There are so many freedom fighters. Get freedom by written work. चलो गुड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनके शब्दों से क्या हमें समझ में आया, या साइकोलॉजिस्ट क्या समझे। उनको बेसिक आइडिया मिलेगा तभी ना हम लोग वर्ड बनाएंगे। तो पहला वर्ड क्या दिया था? जोर से बोलो, Discipline. और जोर से बोलो। Discipline. डिसिप्लिन।
ये वर्ड क्वाइट ऑब्वियस आ सकता है। डिसिप्लिन से क्या सेंटेंस सुना आपने? Discipline is necessary in life. डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ। तो ये एक छोटा सेंटेंस है जो कि आप 15 सेकंड में लिख सकते हो। और कोई वैसी क्वालिटी तो इसमें से सामने नहीं आ रही है, बट इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि डिसिप्लिन हमारे लाइफ के लिए जरूरी है। तो ठीक है, ये वर्ड का जो सेंटेंस है वो चल जाएगा, लेकिन ये पास हो गया। पास हो गया मतलब आपकी कोई क्वालिटी समझ में नहीं आई, है ना? अब इसका कैसे बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी या पहले डिस्कस कर लेते हैं कैसा सेंटेंस होना चाहिए जिससे आपका कोई OLQ समझ में आए, आपका अपना OLQ समझ में आए। तो उसके लिए क्या करना है? स्टेटमेंट्स लिखना अवॉइड करना। जैसे अगर ऑनेस्टी आ गया, लिख दिया आपने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है? स्टेटमेंट है। इससे आपकी कोई क्वालिटी पता नहीं चलती। तो सबसे पहले जो चीज सीखनी है वो क्या सीखना है? कि ऑलवेज ट्राई एंड एसोसिएट दोज वर्ड्स विथ यू in some of the personal arena or some of the personal life। जैसे स्पोर्ट्स में क्या लिखा है आपने? क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। तो डिसिप्लिन प्रैक्टिस इन क्रिकेट लेड टू विक्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्रिकेट खेला है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट में आपने डिसिप्लिन भी देखा है या आपने लोगों से करवाया है, और उस डिसिप्लिन को जब हम अपने लाइफ में इनकलकेट किए तो हमें क्या मिला? विक्ट्री मिला। तो क्या हुआ? इससे कितनी सारी OLQ सामने आई। सबसे पहले तो एक चीज आया कि आप क्रिकेट खेलते हो, जो कि आप वहां पर लिखे हो, ठीक है। दूसरा ये चीज आपने बताया कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है और आप डिसिप्लिन में रहे हो। तीसरा चीज आप बताया कि आप डिसिप्लिन में रह करके जीते हो। इस तरह के सेंटेंस होने चाहिए, ठीक है? आया समझ में? नेक्स्ट वर्ड क्या था? एफिलिएट। एफिलिएट से किसी ने कुछ खास नहीं बताया, इसने बताया वो भी पास था, बट ठीक है, एटलीस्ट कोई वर्ड को पास नहीं करना है। अगर आप किसी भी वर्ड को पास कर देते हो तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। The assessing officer, the psychologist will think you are somewhere or the other you are associated negatively with that word. Alright? Affiliation से क्या बन सकता है? तुम लोग बताओ। इतना सोचने का टाइम नहीं है, लेकिन चलो अभी हम लोग सोच के कर रहे हैं। एफिलिएशन से अच्छा सेंटेंस बना सकते हो जिससे कुछ OLQ वगैरह दिखे। I'm proud being studied in CBSE affiliated school. ठीक है, सेंटेंस ठीक है। आप ये भी सकते हो कुछ ऐसा कि अपने फादर का नाम यूज करते हुए कि जैसे मेरे फादर का जो भी नाम है, मिस्टर नाथ सर्च मेटिकुलसली फॉर a CBSE स्कूल फॉर his son। ठीक है, यहाँ पे आप अपने फादर की एक अच्छी क्वालिटी बताया, यू आर अप्रिशिएटिंग अगेन द सोशल क्वालिटीज का मिला हुआ है। तुम लोगों को पता है तुम्हारे पापा मम्मी कितना मेहनत किए होंगे तुम्हारे लिए एक अच्छा स्कूल सर्च करने के लिए, कहते हैं ना? जो लोग यहाँ से गिरिडीह से गुमला से यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कितना मुश्किल से वो पैसा अरेंज करते होंगे तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए। When you will become father or when you will grow little older or elder, then you will understand these things। तो एफिलिएशन से इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हो, है ना? और कुछ उसमें आप जनरल नॉलेज की जानकारी दे सकते हो अगर कुछ आ नहीं पा रहा है उसमें। CBSE to gain the CBSE affiliation, a school need to have minimum 2 acres of land। यहाँ पर आपने कुछ जनरल नॉलेज को बताया, कोई अपना OLQ नहीं भी बता पाया तो आपने ये बताया कि मुझे इतना नॉलेज है ना? इस तरह के सेंटेंस बनाना है। थर्ड क्या बोला था तुमने? मेटिकुलस। क्या बनाया था आपने? इतना लंबा लिख नहीं पाओगे 15 सेकंड में। ये ठीक है, बहुत अच्छा है, लिख सकते हो पाइथन बीइंग मेटिकुलस। आई यूज नहीं करना है, नेम्स यूज करना है, जैसे अपना या अपने दोस्तों का नाम, ठीक है, वो यूज करना। आई, मी, वी, यू, ये सब अवॉइड करना, ठीक है। इसको सिंपल बना सकते हो। पाइथन में कितना पैसे लाया था? Despite being meticulous
scored Python despite being meticulous scored 88% marks. शॉर्ट में सेंटेंस बनाया 15 सेकंड में जिसको आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ये ऐसा नहीं बनेगा अभी आपको लग रहा है ना। बोल गया ना, तुम लोग को सब समझ में आया? कुछ और सेंटेंस बन सकता है तो बता सकते हो। इसको तो समझ में नहीं आया। पाइथन क्या होता है? हाँ लैंग्वेज। हाँ ये पता है, गुड। अभी तो अंडरस्टैंड कर रहा है ना। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा मुझसे हर तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो। लास्ट वर्ड क्या था? फ्रीडम। फ्रीडम के लिए आपने There are so many freedom fighters who get freedom in India from British. ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह का स्टेटमेंट हो गया, अपने लाइफ से रिलेटेड बनाना है। बहुत तरह से फ्रीडम हो सकता है। 10th में कितना मार्क्स आया? 63। तो फ्रीडम फील नहीं हुआ, जाट था क्या? इतना कम क्यों आया? कुछ भी कर सकते हो। आफ्टर doing the task of SSB class, felt like freedom। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वालिटी, ये सारा टास्क दिया गया था क्लास में, मैंने उसको पूरा किया और बहुत अच्छा फील कर रहा है। तो ये बहुत तरह की क्वालिटीज है, इसी तरह के सेंटेंस बनाना है आपको 60 के साथ, और ये बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगा। आपका हर वर्ड जो है क्या है, बैठो, हर वर्ड क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है ना। Every word is an opportunity to reflect your OLQs। और ये तो सारे पॉजिटिव वर्ड्स में, कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी रहेंगे। वर्ड्स का एक पैटर्न होगा जिसमें कि आपको सारे क्वालिटीज को कहीं ना कहीं आपको शो करने का साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से एक तरीका होगा। वो पैटर्न कोई नहीं तुमको सिखा सकता, तो किस पैटर्न में आएगा नोबडी नोज। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको OLQs कैसे दिखानी है ना। तो आप लोग घर जाएंगे, नेट पे सर्च मारेंगे और सेट ऑफ 60 क्वेश्चंस निकालेंगे, 15 मिनट का क्लॉक सेट करेंगे, ठीक है। और एग्जैक्टली 15 मिनट में आप कितना सेंटेंस बना पा रहे हैं। कोशिश करना है कि 15 सेकंड में एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में हम चले जाए, चाहे आधा बने चाहे पूरा। ऑनेस्टली अगर आप मुझे असेसमेंट नहीं करने देंगे तो मैं आपकी गलतियों को पकड़ नहीं पाऊंगा, और मैं अगर आपकी गलतियों को पकड़ नहीं पाया तो मैं आपको सुधार नहीं पाऊंगा। तो ये एक ऑनेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, या तो घड़ी में लगा लो या मोबाइल में लगा लो, 15 मिनट का स्लॉट लगाओ और 60 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ऐसा ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो सेट करना है। ज़्यादा कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं चेक भी नहीं कर पाऊंगा और बिना सुधारे हुए तो गलतियाँ ही करोगे, पहला वाला भी गलत होगा, दूसरा वाला भी गलत, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, ठीक है। कोई डाउट? समझ में आ गया? दिस इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक उसी समय दिया जाए कि अभी बताओ? अभी बता दें, नहीं बताएंगे, ठीक है। हाँ, ये है कि टॉपिक कोई टफ नहीं रहेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टॉपिक नॉर्मली। एक होता है ABC में आप बांट सकते हो, जब आप लोग वो करोगे ना, क्या बोलते हैं, ग्राउंड टेस्टिंग GTO वाले जो करोगे उसमें एक एक्सटेम्पोर आएगा, उसमें आपको 2, 3, 4, 5 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से एक चूज करके उसको बोलना होता है, आपको 3 मिनट का समय लगता है। तो उसमें टॉपिक्स 3 टाइप के होते हैं। एक तो बहुत ही जनरल टॉपिक, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, जैसे सती प्रथा हो गया, जिसपे कि कोई भी बोल सकता है ना। सॉरी, ये ग्रुप बी का हो गया। एक टाइप का टॉपिक हो गया जैसे लव मैरिज हो गया, या क्या बोलते हैं उसको, जेंडर डिस्पैरिटी हो गया, जिसमें कि कोई बहुत ज़्यादा डेटा वेटा की जरूरत नहीं, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। वो C कैटेगरी हो गया, जिसमें कोई भी आदमी बोल सकता है। B कैटेगरी हो गया सिंपल वाला, जैसे मैंने बोला चाइल्ड मैरिज हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन पॉलिसीज हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा
सब टफ होगा, और सबसे टफ होगा जैसे जियो पॉलिटिक्स वगैरह चीज़ें होगी जिसके बारे में, गाजा में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द इंडिया एंड ईरान रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो होगा ग्रुप बी में आ जाएगा, इंडिया बांग्लादेश का ग्रुप बी में आ जाएगा। जो थोड़ा टफ होगा वो ग्रुप ए में आएगा। हम कोशिश करेंगे ग्रुप सी से स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, आपका क्या ओपिनियन है, विच इज बेटर? इसमें तो कोई भी बोल सकता है ना। वो एजुकेशन स्कूल्स का क्या है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडियन आर्म फोर्सेस में इंटीग्रेशन ऑफ फीमेल्स, इसके ऊपर आपका क्या है? तो इस तरह के वेरी जनरल टॉपिक होंगे, आप लोग थोड़ा सा 5 से 10 टॉपिक सबको अपने अपने हिसाब से प्रिपेयर करके आएगा, लिख लो इसको। आई विल सी दैट यू हैव रिटन दोज 5 टॉपिक्स और 10 टॉपिक्स। मिनिमम 5 टॉपिक्स पे 500 वर्ड्स में फॉर या अगेंस्ट में आपको रेडी करके लाना है। You have got 15 days to do all these things. I think it's ample of time you have idea. लिख के भी लाना है। जैसे एक टॉपिक तो मैंने बता दिया, अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, ठीक है। को एजुकेशन स्कूल वर्सेस जेंडर स्पेसिफिक स्कूल्स, ठीक है। बॉर्डर वर्सेस स्कॉलर, एक दो कुछ अपने मन से भी सोचने लगेंगे, ठीक है। तो एंजॉय द क्लास, कुछ नया सीखा या सेमिनार पहले भी जानती थी, अभी वाली कभी किया था, पढ़ा था, ठीक है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जैसे इस बार इन दोनों ने बोला आई वांट एवरीवन टू कम अप एंड स्पीक, build your confidence, try your hands in speaking skills and written skills, that is going to fetch you a lot of marks over the exam. Confidence है, हिंदी में ही बोलो तो ठीक है। ये आई क्यों नहीं करते? वेरी मच। तो हम लोग before we will start the test, उसको पहले मैं दे दूँगा। लेकिन क्या है कि हमेशा मेरी क्लास में लेके आना, अगर उसको रखने में दिक्कत है तो एटलीस्ट किसी के लिए मोबाइल तो कुछ उसको स्कैन कर सकते हैं।